हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी अचीव गोल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मांग के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मांग। मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की वह निश्चित मात्रा होती है जब एक उपभोक्ता उस वस्तु को विभिन्न कीमतों पर और एक निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार होता है। तो ये होता है मांग। देखिए, मांग का नियम क्या है। मांग के नियम से आप मांग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जब सभी बातें समान रहती हैं लेकिन वस्तु की कीमत जब कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और इसी तरह से जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है मांग वक्र का ढलान। मांग वक्र का ढलान सामान्यतः नीचे की ओर होता है, जो कि वस्तु की मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। मांग फलन को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा एक अगला पॉइंट है। ये देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला है वस्तु की अपनी कीमत। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है, अगर वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। इसी तरह से संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये दो तरह की होती है संबंधित वस्तुएं। एक है प्रतिस्थापन वस्तु और दूसरा है पूरक वस्तु। इसमें दो पॉइंट हैं, दो तरह की वस्तुएं हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। अगर हमें चाय नहीं लेनी तो हम कॉफ़ी ले सकते हैं। और पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो मिलकर, दोनों वस्तुएं मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं, जैसे कि पेन और पेन की इंक हो गई, और ब्रेड, ब्रेड के साथ मक्खन हो गया। फिर है अगला उपभोक्ता की आय। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय अगर ज़्यादा होती है तो फिर वस्तु की मांग भी बढ़ती है। अगर उपभोक्ता की आय कम है तो वस्तु की मांग जो है वो कम होगी। फिर है रुचि तथा प्राथमिकताएं। जैसे जैसे उपभोक्ता की रुचि बदलती रहती है वैसे वैसे वस्तु की मांग भी बदलती रहती है। नेक्स्ट है संभावनाएं। अगर उपभोक्ता को यह संदेह हो कि भविष्य में किसी वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ने वाली है तो वर्तमान में ही वो उसको खरीदना शुरू कर देगा और उसकी मांग वर्तमान में बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर उस वस्तु की जो कीमत है वो भविष्य में कम होने वाली है तो वर्तमान में उसकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि फिर वो आने वाले भविष्य में उसको खरीदेगा जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। नेक्स्ट है मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि। मांग में विस्तार का अर्थ होता है जब वस्तु की अपनी कीमत जो है वो कम होती है और उसके कारण उसकी मांग बढ़ जाती है। जबकि मांग में वृद्धि का अर्थ यह होता है कि वस्तु को प्रभावित करने वाले किसी कारक में क्या है, परिवर्तन होता है और उसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। देखो, मांग में विस्तार का जो मुख्य कारण होता है वो वस्तु की अपनी कीमत होती है, जबकि मांग में वृद्धि का जो मुख्य कारण होता है वह होते हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है मांग में संकुचन और मांग में कमी। मांग में संकुचन का अर्थ होता है जब वस्तु की अपनी कीमत बढ़ती है और उसके कारण उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है, उसे कहते हैं मांग में संकुचन होना। जबकि मांग में कमी का अर्थ होता है जब वस्तु को प्रभावित करने वाले किसी कारक में या अन्य सभी कारकों में परिवर्तन होता है जबकि उसकी कीमत जो है वो समान रहती है, तो उसके कारण मांग में जो कमी होती है उसे कहते हैं मांग में कमी। देखिए, मांग में संकुचन का जो मुख्य कारण है वह है वस्तु की कीमत, जबकि मांग में कमी का मुख्य कारण है वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, तो फर्स्ट है वस्तु की प्रकृति। देखिए, अगर उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली जो वस्तु है अगर उसकी प्रकृति आरामदायक होगी, जैसे कि टीवी, एसी, कूलर, तो इनकी कीमत में परिवर्तन होने के कारण इनकी जो मांग है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। लेकिन अगर उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसकी प्रकृति जो है वो अनिवार्य होगी, जैसे कि गेहूं, अनाज, दूध, तो इन वस्तुओं की कीमत चाहे जितनी ज़्यादा बढ़ जाए लेकिन इसकी मांग जो है वो जो है नहीं बढ़ेगी, वो हमेशा बेलोचदार रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उपभोक्ता खाना कम कर देगा, वह फिर भी उतना ही खाएगा। नेक्स्ट है कुल व्यय में होने वाला खर्च। यदि किसी वस्तु के ऊपर होने वाला खर्च उपभोक्ता के मासिक खर्च की तुलना में बहुत कम है या फिर कोई ना के बराबर ही है, तो उस वस्तु की जो मांग है वह हमेशा बेलोचदार होगी, जैसे कि बटन, सुई, माचिस आदि। थर्ड है बाजार में वस्तुओं के निकट प्रतिस्थापन की उपलब्धता। अगर बाजार में किसी वस्तु की प्रतिस्थापन उपलब्ध होता है
तो उस वस्तु की जो मांग है वह लोचदार होती है। जैसे कि यदि पेप्सी की जगह पर कोक, तो इनकी जो मांग है वह हमेशा लोचदार रहेगी। फिर अगला है उपभोक्ता की रुचि। जब उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए विशेष रुचि रखते हैं तब ऐसी वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता इन्हें खरीदते ही रहते हैं। इन वस्तुओं की मांग जो है वह बेलोचदार रहती है, जैसे कि फ़ोन, कपड़े, परफ्यूम, ऐसी चीज़ें। अब मांग की लोच के विभिन्न प्रकार होते हैं। पहला है शून्य लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की कीमत में किसी भी दिशा में परिवर्तन के बाद भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी मांग को शून्य बेलोचदार मांग कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर वस्तु की कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन जो वस्तु की मांग है वह बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, वो एक ही लेवल पर रुकी हुई है। तो ये है शून्य लोचदार मांग। नेक्स्ट है इकाई से कम लोचदार मांग। जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कम होता है तो इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। जैसे कि यदि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होती है लेकिन इसकी मांग में 10% ही कमी आती है, तो इसे कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। नेक्स्ट है इकाई के बराबर लोचदार मांग। यहाँ पर क्या है, जब किसी वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। यहाँ पर चीनी में अगर 20% वृद्धि होती है तो उसकी जो मांग में कमी है वो भी 20% ही होती है। फिर अगला है इकाई से अधिक लोचदार मांग। यहाँ पर किसी वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक होता है। जैसे कि यदि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होती है तो उसकी मांग में 30% कमी हो जाती है। नेक्स्ट है अनंत लोचदार मांग। यहाँ पर क्या होता है, यदि किसी वस्तु की मांग उसकी समान कीमत पर भी उस वस्तु की मांग किसी भी दिशा में परिवर्तित होती रहती है तो इसे अनंत लोचदार मांग कहते हैं। तो ये था मांग का टॉपिक जो कि मैंने आपको आज बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये जो नोट्स हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। आप पहले की तरह ही आप सारे नोट्स को पॉज करके और उनको नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी अगर आपको ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूं। ये नोट आप कर लो, सारे नोट्स को अच्छे से देख लीजिए। मांग की लोच और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। इन सभी डायग्राम्स को भी आप एक बार ज़रूर देखना अच्छी तरह से। मैं आगे भी आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। ये है लास्ट पॉइंट, अनंत लोचदार मांग। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।